अब ये न्यूरल ट्यूब होती क्या है? न्यूरल ट्यूब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। न्यूरल ट्यूब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। किसकी? न्यूरल ट्यूब प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। किसकी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। हम बात करेंगे कि न्यूरल ट्यूब प्रोटेक्टिव कवरिंग तो होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, लेकिन न्यूरल ट्यूब को भी अपन ने दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक तो सॉफ्ट न्यूरल ट्यूब, सॉफ्ट न्यूरल ट्यूब और हार्ड न्यूरल ट्यूब। बात करेंगे अपन सॉफ्ट न्यूरल ट्यूब और हार्ड न्यूरल ट्यूब। तो सॉफ्ट न्यूरल ट्यूब जो कवर करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, वो होती है मेनिंजेस। क्या होती है? मेनिंजेस। जबकि नेक्स्ट बात करेंगे हार्ड न्यूरल ट्यूब, और हार्ड न्यूरल ट्यूब की बात करेंगे अपन, तो हार्ड न्यूरल ट्यूब दो टाइप की, एक तो होती है स्कल जो ब्रेन को कवर करता है, एक सो स्कल जो ब्रेन को कवर करता है, और नेक्स्ट होती है वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट होती है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे अपन रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। तो गाइज अपना आज टॉपिक था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जस्ट इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझे। न्यूरल ट्यूब एक ही कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी होती है, एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, एक जन्मजात बीमारी होती है जिसमें एब्नॉर्मलिटी पाई जाती है न्यूरल ट्यूब में। मीन बच्चे के डेवलपमेंट के दौरान, बच्चे का उसके डेवलपमेंट के दौरान एक न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट पाया जाना, उसमें डिफेक्ट डेवलप हो जाता है। अब बात करें कि भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, पहली चीज तो ये डिसऑर्डर है, एक जन्मजात बीमारी है। इसमें न्यूरल ट्यूब होती क्या है? तो न्यूरल ट्यूब कुछ भी नहीं है, न्यूरल ट्यूब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। न्यूरल ट्यूब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। किसकी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अब अपन बात करेंगे कि ये न्यूरल ट्यूब भी दो टाइप की है, एक तो सॉफ्ट न्यूरल ट्यूब और एक हार्ड न्यूरल ट्यूब। सॉफ्ट न्यूरल ट्यूब होती है वो अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अपनी वर्टिब्रल कॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों कवर करती है, जिसका नाम है मेनिंजेस। बात करेंगे अपन हार्ड न्यूरल ट्यूब। हार्ड न्यूरल ट्यूब में अपन फर्स्ट आता है स्कल जो ब्रेन को कवर करता है, और सेकंड वर्टिब्रल कॉलम जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है। ये जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डेवलप हो सकता है। अपन बात करेंगे इसका स्पेसिफिक कॉज तो है नहीं है, लेकिन कुछ टेरिटोजेनिक एजेंट बात करेंगे अपन। नेक्स्ट ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में कुछ टेरिटोजेनिक एजेंट। अब टेरिटोजेनिक एजेंट की बात करेंगे अपन, तो इसमें फर्स्ट है टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च इन्फेक्शन, अभी टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है? टॉर्च इन्फेक्शन कुछ वायरस, पैरासाइट और बैक्टीरिया का माइक्रोऑर्गेनिज्म का एजेंट का एक ग्रुप होता है। यदि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एजेंट मदर को इन्फेक्ट कर गए, मदर की बॉडी को इन्फेक्ट कर गए, तो ये प्लासेंटल जो बैरियर होता है, प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके ये इजिली बच्चे तक पहुंच जाएंगे, और बच्चे में जो डेवलपमेंट के दौरान डिफेक्ट होंगे वो पैदा कर देंगे। बात करेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो टी का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टी का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो एक पैरासाइट होता है। ओ का मतलब होता है अदर, अदर में सिफिलिस, रूबेरा, साइटोमेगाला और हर्पिस सिम्प्लेक्स। दोबारा सुनो, टी का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ का मतलब होता है अदर एज सिफिलिस, रूबेरा, सी का मतलब साइटोमेगालो, एच का मतलब हर्पिस सिम्प्लेक्स। यदि ये वायरस मदर को इन्फेक्ट कर गए तो ये 101% प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके उस बच्चे में डिफेक्ट पैदा कर देंगे।
नेक्स्ट बात करेंगे इटियोलॉजी की, जिसमें रेडिएशन। यदि मदर प्रेग्नेंट है और उस दौरान उस मदर का एक्सपोजर कुछ विकिरणों के संपर्क में आने से, उन्हें रेडिएशन पड़ने की वजह से बच्चे में डिफेक्ट होने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसमें स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज, एल्कोहल, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज की बात करेंगे अपन तो मोस्ट कॉमन होता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ये इसकी इटियोलॉजी है। तो इटियोलॉजी दोबारा सुनो भैया कि इटियोलॉजी में अपने पहली चीज टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्लियर? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो सकता है। फर्स्ट, टेरेटोजेनिक एजेंट। टेरेटोजेनिक एजेंट वे एजेंट होते जो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाते, उस बच्चे तक पहुंच जाते और उसमें डिफेक्ट पैदा कर देते। ऐसे फैक्टरों को टेरेटोजेनिक एजेंट बोलते। इस टेरेटोजेनिक एजेंट में फर्स्ट पढ़ा था अपने टॉर्च इन्फेक्शन। कुछ वायरस, कुछ पैरासाइट और कुछ बैक्टीरिया के एजेंट का ऐसा ग्रुप होता है, यदि ये मदर को इन्फेक्ट करेंगे तो ये इजीली प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और उस फीटस में डिफेक्ट पैदा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन रेडिएशन, नेक्स्ट स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज, एल्कोहल। और यदि बात करेंगे अपने मोस्ट कॉमन कॉज मीन यदि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हुई मदर में तो चांसेस 99% चांस होंगे उस बच्चे में ये एंटी डिफेक्ट पैदा हो। क्लियर है? अपन ने अभी जस्ट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जस्ट इसकी इटियोलॉजी पढ़ी है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसमें कि क्लासिफिकेशन। इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कितने पार्टों में क्लासिफाई किया गया है, मीन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एंसेफेली, सेकेंड एंसेफेलोसील, नेक्स्ट स्पाइना बाइफिडा। बात करेंगे अपन एंसेफेली। एक ऐसी जन्मजात बीमारी जिसमें स्कल इज एब्सेंट। अब मुझे बताओ, जब ये अपना ब्रेन को कवर करने वाली स्ट्रक्चर एब्सेंट रहेगी तो क्या ब्रेन का एनवायरनमेंट में एक्सपोजर होगा? नहीं होगा। बिल्कुल 100% इसका एनवायरनमेंट में एक्सपोजर होगा। यदि इस ब्रेन का एनवायरमेंटल एक्सपोजर होगा तो बच्चा क्या सर्वाइव कर पाएगा? बच्चा सर्वाइव कर पाएगा मात्र 1 से 7 दिन, और जो भी रेयर कंडीशन में तुरंत बच्चे की डेथ हो जाएगी। अपन कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं? एनसेफेली मीन एब्सेंस ऑफ स्कल बोन। यदि एब्सेंस ऑफ स्कल बोन रहेगी तो ब्रेन का एनवायरमेंटल एक्सपोजर होगा और उसकी वजह से बच्चे की डेथ जल्दी हो जाएगी, बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एनसेफेलोसील एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन स्कल बोन तो होगी लेकिन स्कल बोन के बीच में वाइड स्पेस होगा। ध्यान से सुनो, एनसेफेलोसील एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्कल बोन तो प्रेजेंट बट वाइड स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बोन। यदि स्कल बोन प्रेजेंट है
और उसमें वाइड स्पेस है, तो क्या ब्रेन की स्ट्रक्चर बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी, बिल्कुल 100% ब्रेन की स्ट्रक्चर बाहर निकलेगी। तो ये कंडीशन, इसमें बच्चा सरवाइव कर सकता है, इसमें बच्चा सरवाइव कर सकता है। अपन ने अभी तक 2 कंडीशन पढ़ी। एनसेफेली मीन स्कल बोन एब्सेंट, यदि स्कल बोन एब्सेंट तो ब्रेन एक्सपोज विद एनवायरमेंट, सो चाइल्ड कांट सरवाइव। सेकेंड कंडीशन पड़ी एन्सेफेलोसील मीन स्कल बोन प्रेजेंट है बट वाइड स्पेस है, और उन वाइड स्पेस के थ्रू ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, ब्रेन के जो इंटरनल टिश्यू है, उनका एलिवेशन हो जाएगा, उनका एलिमिनेशन हो जाएगा इन वाइड स्ट्रक्चर से। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये दोनों कंडीशन एन्सेफेली और एन्सेफेलोसील दोनों कंडीशन ब्रेन की कंडीशन है। बात करेंगे स्पाइना बाइफिडा, तो स्पाइना बाइफिडा एक रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, एक वर्टिब्रल कॉलम की प्रॉब्लम है। इस स्पाइना बाइफिडा कंडीशन में क्या होगा? इस स्पाइना बाइफिडा कंडीशन में एक ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, ओपनिंग प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। अब इस ओपनिंग प्रेजेंट की वजह से इस स्पाइना बाइफिडा को अपन नेक्स्ट 2 कंडीशन में डिवाइड करेंगे। स्पाइना बाइफिडा, एक होती है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, और एक होती है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। बात करेंगे अपन स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा क्या होता है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें से रीढ़ की हड्डी पूरी तरह बनी नहीं होगी, रीढ़ की हड्डी में ओपनिंग प्रेजेंट होगी, ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन बोन या वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब रीढ़ की हड्डी में ओपनिंग प्रेजेंट होगी, लेकिन इस ओपनिंग के थ्रू एनी स्ट्रक्चर, इस ओपनिंग के थ्रू कोई भी स्ट्रक्चर बाहर नहीं निकलेगी, ओनली फॉर एक डिंपल प्रेजेंट रहेगा, एक डिंपल प्रेजेंट रहेगा, डिंपल प्रेजेंट, और उससे डिंपल पर टफ्ट ऑफ हेयर, टफ्ट ऑफ हेयर या पोर्ट वाइन स्टेन। अब इनको समझो ये क्या होते हैं भैया। अपना टॉपिक है स्पाइना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को 3 पार्टों में क्लासिफाई किया गया है, एनसेफेलोसील और स्पाइना बाइफिडा। अब स्पाइना अपन ने देखी एनसेफेली और एनसेफेलोसील को ब्रेन में पढ़ लिया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी। अब इस रीढ़ की हड्डी में भी 2 डिसऑर्डर डिवाइड किए गए, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में पहली चीज तो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, ओपनिंग, सॉरी, स्पाइना बाइफिडा में ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब ओपनिंग प्रेजेंट के आधार पर भी इसको 2 पार्टों में क्लासिफाई किया गया है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ओकल्टा का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। अब इसमें ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, लेकिन इस ओपनिंग के थ्रू कोई भी स्ट्रक्चर बाहर नहीं निकलेगी,
इस ओपनिंग के थ्रू कोई भी स्ट्रक्चर बाहर नहीं निकलेगी, ओनली और प्रेजेंट रहेगा, स्किन प्रेजेंट रहेगी, वह डिंपल प्रेजेंट रहेगा, वह टफ्ट ऑफ हेयर मतलब बालों का गुच्छा प्रेजेंट रहेगा, और उसका जो कलर है वो दिखाई देगा पोर्ट वाइन स्टेन। पोर्ट वाइन स्टेन जैसे कुछ वाइन का घड़ा, उस जैसा कलर से होगा, उसे बोलते हैं पोर्ट वाइन स्टेन। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे अपन स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में बात करेंगे अपन कि इसमें ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में क्या होगा, ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, लेकिन इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, मीन स्पाइनल कॉर्ड की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका प्रोट्रूजन प्रेजेंट रहेगा। मीन प्रोट्रूजन प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन, प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन थ्रू ओपनिंग। ठीक है, अब इस प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन को अपन नेक्स्ट इसको दो पार्टों में क्लासिफाई किया गया है। अब ये क्लासिफिकेशन किस पर डिपेंड है? ये क्लासिफिकेशन डिपेंड है कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर बाहर निकल रही है। ये क्लासिफिकेशन डिपेंड है कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर बाहर निकली है। तो इसमें अपन बात करेंगे, फर्स्ट टाइप है मेनिंजोसील, सेकेंड कंडीशन है मेनिंजो माइलो मेनिंजोसील, दोबारा से सुनो, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका दो पार्टों में क्लासिफाई, मेनिंजोसील और माइलो मेनिंजोसील। ठीक है, अब मेनिंजो जो सील है, मेनिंजोसील है, इस कंडीशन में मात्र मेनिंजीज और सीएसएफ का प्रोट्रूजन होगा। इसमें प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजीज प्लस सीएसएफ। क्लियर है? सेकेंड कंडीशन है माइलो मेनिंजो सील। माइलो मेनिंजोसील कंडीशन में मेनिंजिस प्रेजेंट रहेगी, मतलब मेनिंजिस का प्रोट्रूजन रहेगा, सीएसएफ का प्रोट्रूजन रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोट्रूजन रहेगा और नर्व रूट का प्रोट्रूजन रहेगा। इसमें प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजिस प्लस सीएसएफ प्लस नर्व रूट प्लस स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्ट्रक्चर के आधार पर अपन मानेंगे कि ये इन स्ट्रक्चर का प्रोट्रूजन हो गया। ठीक है, अब इस मेनिंजोसील में कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं रहेगी, मीन कोई भी एक्टिविटी अफेक्ट नहीं होगी, डेली लिविंग एक्टिविटी अफेक्ट नहीं होगी या कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होगा। जबकि इसमें माइलो मेनिंजोसील में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे। दोबारा से समझो, स्पाइनल बाइफिडा इस कंडीशन में रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम में ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, रीढ़ की हड्डी में ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी। इसको अपन ने दो पार्टों में क्लासिफाई किया गया है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। क्लियर? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में तो ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, लेकिन इसमें किसी भी स्ट्रक्चर का प्रोट्रूजन नहीं होगा, इसमें किसी भी स्ट्रक्चर का प्रोट्रूजन नहीं होगा। मात्र उस जगह पे जहां ओपनिंग प्रेजेंट है वहां अपन को डिंपल प्रेजेंट रहेगा, टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट रहेंगे
और वहाँ जो कलर कैसा दिखेगा, पोर्ट वाइन स्टेन। इस जगह पे कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम शो नहीं होगी। सेकेंड, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, इसमें रीढ़ की हड्डी में से रीढ़ की हड्डी ओपनिंग है, जो ओपनिंग प्रेजेंट है उसके थ्रू इंटरनल जो स्ट्रक्चर उनका प्रोट्रूजन होगा, लेकिन उनके प्रोट्रूजन के आधार पर भी इसको दो पार्टों में क्लासिफाई किया गया है, मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसील। मेनिंजोसील में बात करेंगे अपन, मात्र मेनिंजीज और सीएसएफ का प्रोट्रूजन होगा। मेनिंजोसील में मेनिंजीज और सीएसएफ का प्रोट्रूजन होगा, जबकि मेनिंजोसील में मेनिंजीज, सीएसएफ, नर्व रूट और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोट्रूजन होगा, और इसके साथ साथ इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शो होंगे। इसके साथ साथ इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शो होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि ये सिम्टम्स, ये क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट इसकी असेसमेंट फाइंडिंग। असेसमेंट फाइंडिंग या इसके साइन सिम्टम्स। अब इसके जो अपने क्लासिफिकेशन किया है उसी के आधार पर इसके सिम्टम्स होंगे। बात करेंगे पहली कंडीशन जिसमें एनसेफेली। एनसेफेली मीन एब्सेंस ऑफ स्कल बोन। यदि एब्सेंस ऑफ स्कल बोन मीन अपना जो स्कल है वो एब्सेंस है, तो ब्रेन का डायरेक्ट एनवायरमेंटल में एक्सपोजर होगा, बिल्कुल होगा। तो फर्स्ट सिम्टम से एनसेफेली, इसको टाइप में भी गिन सकते हैं, इसको सिम्टम्स में गिन सकते हैं। सेकेंड, कोष्टक में स्कल बोन एब्सेंट। नेक्स्ट बात करेंगे एनसेफेली, ये भी एक साइन है एनसेफेली। एनसेफेली में क्या होगा, इस कंडीशन में स्कल बोन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें वाइड स्पेस रहेगा दो स्कल बोन्स के बीच में। यदि वाइड स्पेस रहेगा, क्या मुझे बताओ कि अंदर की जो ब्रेन के स्ट्रक्चर है वो बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी? 100% निकलेगी। और इस साइन को बोल सकते हैं अपन एनसेफेली या प्रोट्रूजन ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर। नेक्स्ट सिम्टम्स में पोर्टवाइन स्टेन। पोर्टवाइन स्टेन और पोर्टवाइन स्टेन या डिंपल प्रेजेंट और टफ्ट ऑफ हेयर, ये कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी असेसमेंट, तीसरी असेसमेंट फाइंडिंग में, तीसरे सिम्टम्स में। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि अपन को मेनिंजीज भी देखने को मिल जाएगी, मेनिंज का सीएसएफ भी देखने को मिल जाएगा, नर्व रूट, स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन बात करेंगे अपन इन नर्व रूटों को, मतलब कौन कौन सी स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई है, इसको अपन डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कौन कौन सी स्ट्रक्चर निकली हुई है इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट का नाम है ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट। उस टेस्ट का नाम है ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट। अब बात करेंगे अपन असेसमेंट फाइंडिंग में। असेसमेंट फाइंडिंग में फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट तो यूज लिया नहीं जाला, मात्र इंस्पेक्शन के द्वारा अपन उस बच्चे की कंडीशन को समझ सकते, उस बच्चे को असेस कर सकते कि इस बच्चे के ये डिफेक्ट है, या तो स्पाइना बाइफिडा है, या एनसेफेलिया, या एनसेफेलोसील है। नेक्स्ट सीटी स्कैन करा सकते, सीटी स्कैन एमआरआई, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट। ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट। अब ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट क्या होता है? ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, इसमें बच्चों को किसी अंधेरे कमरे में ले जाया जाएगा
इसमें किसी बच्चे को अंधेरे कमरे में ले जाया जाएगा और बच्चे को पकड़ के अपन एक टॉर्च लेंगे और टॉर्च लेकर के जो स्ट्रक्चर है पीछे की, जो ऑर्गन, जो स्ट्रक्चर निकली हुई है, उस स्ट्रक्चर में लाइट देंगे, उस स्ट्रक्चर में लाइट देंगे साइड से, ताकि अपन असेस कर सकते कि उन स्ट्रक्चर में कौन कौन सी, या तो सीएसएफ प्रेजेंट रहेगा, या मेनिंजेस प्रेजेंट रहेगी, या नर्व रूट, या स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान से सुनो, अपना टेस्ट है ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट। ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट में क्या करेंगे, बच्चे को अंधेरे कमरे में ले गए और बच्चे को अंधेरे कमरे में ले जाने के बाद अपन साइड से टॉर्च देंगे, साइड से टॉर्च लाएंगे और उस टॉर्च में देखेंगे, उस टॉर्च के सामने से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर निकली हुई है। तो वो मेनिंजेस हो सकती है, वो सीएसएफ हो सकता है, वो स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, वो नर्व रूट हो सकती है। यदि मेनिंजेस और सीएसएफ निकली हुई है तो उसको किस में क्लासिफाई करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे मेनिंजोसील में। यदि मेनिंजेस है, सीएसएफ है, नर्व रूट है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये चारों स्ट्रक्चर निकली हुई है तो उसको किस में क्लासिफाई करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे माइलोमेनिंजोसील में। तो यहां तक टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसमें मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट स्पेशल मैनेजमेंट होता नहीं है इसमें। स्पेशल मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, लेकिन सर्जिकल मैनेजमेंट से पहले इसमें इनिशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और इनिशियल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, इसमें इनिशियल मैनेजमेंट में बच्चों को प्रोन पोजीशन दी जाती है। मीन इसका इनिशियल मैनेजमेंट का मेन टारगेट होता है जो स्ट्रक्चर निकली हुई है, जो स्ट्रक्चर निकली हुई है या जो सेक लाइक प्रोट्रूजन है उसको रप्चर होने से बचाना। इनिशियल मैनेजमेंट का मेन टारगेट होता है जो प्रोट्रूजन है, वो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, उसको रप्चर होने से बचाना, उसको डैमेज होने से बचाना। और उसको डैमेज होने से बचाना, यदि पीछे की साइड कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको अपन प्रायोरिटी में देंगे कि उसको प्रोन पोजीशन दे, उसको प्रोन पोजीशन दे। और प्रोन पोजीशन के साथ उसको गाउज पीस लेकर के, गाउज पीस जो कि डिप्ड होगा किसके साथ, एनएस के साथ, उस स्ट्रक्चर पर अप्लाई कर देंगे। इनिशियल मैनेजमेंट में अपन को कुछ भी नहीं करना। इनिशियल मैनेजमेंट में एक बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी में प्रोन पोजीशन देंगे और प्रोन पोजीशन देने के बाद उसमें एक गाउज पीस लेंगे जो किससे डिप्ड होना चाहिए, एनएस से डिप्ड होना चाहिए, और उस सेक लाइक स्ट्रक्चर पर अप्लाई कर देंगे। ताकि यदि उसमें अपन ने कोई ऐसी गॉज अप्लाई नहीं किया या एनएस से डिप्ड गॉज अप्लाई नहीं किया तो वहाँ क्या होगा कि वो मेनिंजेस है वो इरिटेट करेगी, वो रप्चर हो सकती है, वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है और एनी अदर कंडीशन हो सकती है। इसलिए अपन गॉज पीस अप्लाई करेंगे ताकि उसकी मॉइस्चर बनी रहे, उसकी मॉइस्टनेस बनी रहे। ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट जैसे बच्चे की डिलीवरी हुई तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद अपन सर्जिकल मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते। और इस सर्जिकल मैनेजमेंट में, इस सर्जिकल मैनेजमेंट में जो स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई है, जो स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई है उसको अंदर रिवर्ट बैक कराना। रिवर्ट बैक ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, रिवर्ट बैक ऑफ ये प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर है। क्लियर। अब बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन यहां से बनता है कि अपन ने किसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चे का ऑपरेशन किया, सर्जिकल मैनेजमेंट किया, तो इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे अपन तो इसमें हाइड्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली और हाइड्रोसेफेली क्यों देखने को मिलता है, इसका रीजन सुनो। अपन ने अपनी स्ट्रक्चर निकली हुई है मेनिंजेस, सीएसएफ और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। यदि इन तीनों चारों स्ट्रक्चर को रिवर्ट बैक किया, उनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर में लाया, तो सीएसएफ किस में फिल होता है, मेनिंजेस में फिल होता है। यदि कुछ ऐसा वो मेनिंजेस एक दूसरे से चिपक जाए,
वो मेनिंजेस एक दूसरे से चिपक जाए ताकि वो फ्लो होता है सीएसएफ का, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाए। ध्यान सुनना कि अपन पढ़ क्या रहे, अपन सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ रहे, और सर्जिकल मैनेजमेंट में कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा आफ्टर सर्जरी, तो हाइड्रोसेफेली देखने को मिलेगा। हाइड्रोसेफेली क्यों देखने को मिलेगा, तो रीजन बता रहा हूं। जब अपन किसी स्ट्रक्चर को रिवर्ट बैक करते तो मेनिंजेस या तो चिपक सकती है या उनका थोड़ी बहुत टेढ़ी-मेढ़ी हो सकती है। इसकी वजह से सीएसएफ जो पाथवे होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो सकता है, और ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा तो सीएसएफ का कलेक्शन होगा, और सीएसएफ का कलेक्शन होगा तो कंडीशन डेवलप हो सकती है हाइड्रोसेफेली। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे कि अपन ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं, ऐसा क्या मेजर कर सकते हैं ताकि ये कंडीशन डेवलप होने से बचा सके। तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन में मैंने बताया था कि इसका मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी होता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। इसकी मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी होती है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी तो अपन क्या करेंगे कि उस बच्चे को मीन प्रेगनेंसी से पहले उसको जो काउंसलिंग की जाती है उसी दौरान फॉलिक एसिड को दिया जाए। अब ध्यान से सुनना कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रेगनेंसी से पहले क्यों दिया जाता है, इसको फॉलिक एसिड को प्रेगनेंसी से पहले क्यों दिया जाता है। इसको प्रेगनेंसी से पहले इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब होती है इसका निर्माण होता है प्रेगनेंसी के 2 से 3 वीक में। क्लियर, 2 से 3 वीक में। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो गई तो अपन को पता कब चलेगा, नेक्स्ट मंथ उसके मिस्ड पीरियड से नेक्स्ट मंथ मीन वो असेस करेगी कि अब की बार तो पीरियड आया नहीं, तो उस दौरान जब वो असेस करेगी, वो जांच करेगी कि वो प्रेग्नेंट हो गई, तब तक तो उस बच्चे की न्यूरल ट्यूब का जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब उसी टाइम यदि फॉलिक एसिड लिया तो उस टाइम कोई इफेक्ट नहीं करेगा, उस टाइम इतना इफेक्ट शो नहीं करेगा। इसलिए ध्यान देना कि फॉलिक एसिड को अपन प्रेगनेंसी से पहले एडवाइज की जाती है कि फॉलिक एसिड ले ताकि इस डिसऑर्डर से बचा जा सके। तो गाइज हमने आज टॉपिक पढ़ा था अपना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का यदि रिवीजन बात करें तो रिवीजन में अपन कि न्यूरल ट्यूब होता क्या है, डिफेक्ट होता क्या है। एक ऐसी जन्मजात बीमारी है, एक ऐसी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी जिसमें जो न्यूरल ट्यूब है उसका सही तरह से निर्माण नहीं हो पाना। अब न्यूरल ट्यूब का सही तरह से निर्माण नहीं हो पाना मीन न्यूरल ट्यूब होती क्या है, तो न्यूरल ट्यूब एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, ये न्यूरल ट्यूब 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, सॉफ्ट न्यूरल ट्यूब और हार्ड न्यूरल ट्यूब। ठीक है, सॉफ्ट न्यूरल ट्यूब को बात करेंगे अपन तो एक मेनिंजेस होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, अपने ब्रेन और अपने उसको स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है मेनिंजेस। जबकि हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात करेंगे अपन तो हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग में एक तो स्कल होता है जो ब्रेन को कवर करता है, और एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसे बोलते हैं अपन वर्टिब्रल कॉलम जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात की अपन ने कि ये कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो इसको अपन 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एन्सेफेलोसील और स्पाइना बाइफिडा। एन्सेफेली एक ऐसी कंडीशन जिसमें स्कल बोन एब्सेंट रहेगी, और इस स्कल बोन एब्सेंट की वजह से ब्रेन का एनवायरनमेंट में एक्सपोजर होगा, जिसकी वजह से बच्चे का सर्विलेंस पीरियड है वो बहुत कम हो जाएगा। वो कंडीशन एन्सेफेली में इंक्लूड करते। नेक्स्ट एन्सेफेलोसील, और एन्सेफेलोसील में बात करते कि इसमें स्कल बोन प्रेजेंट तो रहेगी, लेकिन उस स्कल बोन के बीच में एक वाइड स्पेस होगा जिसके थ्रू ब्रेन के स्ट्रक्चर का एलिवेशन होगा, प्रोट्रूजन होगा।
नेक्स्ट बात करेंगे, ये दोनों कंडीशन अपन ब्रेन की कंडीशन है। नेक्स्ट रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे तो स्पाइना बाइफिडा, इसमें रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है, मीन एक एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी स्पाइना बाइफिडा में। अब इस एबनॉर्मल ओपनिंग के आधार पर भी इसको दो पार्टों में क्लासिफाई किया गया है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा जिसमें एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, लेकिन इंटरनल जो स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड की जो स्ट्रक्चर है उनका प्रोट्रूजन नहीं होगा, और जो ओपनिंग प्रेजेंट है, जहां रीढ़ की हड्डी में ओपनिंग प्रेजेंट है उस जगह पे डिंपल प्रेजेंट रहेगा, टॉप हेयर प्रेजेंट रहेंगे, और उसका कलर कैसा से होगा, उसका अपीयरेंस होगा पोर्ट वाइन स्टेन की तरह। ठीक है, इसमें कोई भी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं रहेगी। सेकेंड है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, इसमें एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी, लेकिन इसको कौन कौन से स्ट्रक्चर निकली हुई है उसके आधार पर दो पार्टों में क्लासिफाई किया गया है, एक तो मेनिंजोसील और एक मेनिंजोमाइलोसील। मेनिंजोसील की बात करेंगे अपन तो मेनिंजोसील में प्रोट्रूजन होगा मेनिंजिस का सीएसएफ का, जबकि माइलो मेनिंजोसील में प्रोट्रूजन होगा सीएसएफ का, मेनिंजिस का, नर्व रूट का और स्पाइनल कॉर्ड का। इसमें न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट रहेगी, जबकि मेनिंजोसील में कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसमें असेसमेंट फाइंडिंग की, तो असेसमेंट फाइंडिंग जैसे जैसे स्ट्रक्चर दिखी हुई है वैसे वैसे इसके साइन सिम्टम्स लिख सकते हैं अपन, लेकिन इंपॉर्टेंट बात करेंगे मेनिंजोमाइलोसील में ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो डेवलप हो सकते हैं। एक तो होता है पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया मीन नंबनेस या पैरालाइसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैडर एंड वोवल में एबनॉर्मलिटी मीन ये इनकी जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाएंगे, इनके फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, किसमें माइलो मेनिंजोसील में। नेक्स्ट बात की थी इसमें अपन ने डायग्नोस्टिक एवल्यूशन में, तो डायग्नोस्टिक एवल्यूशन में अपन ने पढ़ा था फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट, और ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट में बच्चों को किसी डार्क रूम में ले जाया जाता है, टॉर्च द्वारा उस प्रोट्रूटेड भाग में अपने टॉर्च जलाई जाती है, और उसके अपोजिट साइड से देखने की इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर निकली हुई है, और उसी के आधार पर अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट स्पेशल होता नहीं है, इनिशियल मैनेजमेंट होता है, और इनिशियल मैनेजमेंट में अपन को प्रायोरिटी रहती है, इसमें मेन गोल होता है कि उस बच्चे को सेक लाइक स्ट्रक्चर को, प्रोट्रूटेड स्ट्रक्चर को रप्चर होने से बचाना, उसको रप्चर होने से बचाना। तो उसमें क्या करते हैं अपन कि बच्चे को प्रोन पोजीशन दी जाती है, और एक गाउज पीस एनएस से डिप्ड गाउज पीस को अप्लाई किया जाता है ताकि उसकी मोस्टनेस बनी रहे। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में, सर्जिकल मैनेजमेंट जो रिवर्ट बैक स्ट्रक्चर है, सॉरी जो स्ट्रक्चर प्रोट्रूडेड है उसको रिवर्ट बैक करना, और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जाता है। इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस या हाइड्रोसेफेली होता है। हाइड्रोसेफेलस क्यों होता है इसका मैंने रीजन भी बताया था, क्योंकि जब अपन किसी स्ट्रक्चर को रिवर्ट बैक करते तो मेनिंजिस होता है वो चिपक जाती है, या टेडी मेडी उनका प्लेसमेंट हो जाता है, इसलिए जो सीएसएफ का पाथ है वो उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिससे सीएसएफ कलेक्शन हो सकता है, सीएसएफ का कलेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस कंडीशन डेवलप हो सकती है। अपन ने इसका प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा था कि उसका प्रिवेंशन क्या है। इसका प्रिवेंशन ये है कि उस लेडीज को प्रेगनेंसी से पहले फॉलिक एसिड की डाइट स्टार्ट कर दे, ताकि इस भयंकर बीमारी, इस जन्मजात बीमारी से बचा जा सकता है। थैंक यू।